Hello guys, welcome to my YouTube channel Pubedum Classes for UGC नेट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। स्पेशली इस हमारे वीडियो लेक्चर में हमारे चैनल में आप UGC नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे वीडियो लेक्चर कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा एंड MCQs बेस्ड ऑन PYQs एंड ऑल अपडेट्स रिगार्डिंग UGC नेट PhD एंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट सब कुछ इसमें आपको अपडेट करूँगा। आप हमारे चैनल से बने रहिए एंड दिस इज़ अबाउट मी इन नटसेल। आई हैव completed my BA MA in public administration and I have UGC NET qualified twice in June 25 session and December 25 session and now pursuing MBA in finance and HR dual specialization एंड मैं आपको अपने चैनल में UGC नेट के सारे टॉपिक्स एंड सारे चैप्टर डिटेल में कवर करूंगा और सारे टॉपिक से डिटेल में MCQ बेस्ड एंड PYQ जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे सब कुछ अच्छे से लाऊंगा। सो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। का हमारा टॉपिक होने वाला है हियरकी, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल का। सो इसको अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद सारे प्रिंसिपल्स हो जाएंगे तो एक एक करके MCQ सेशन लाएंगे। सो देखते हैं हियरकी पहले है क्या उसको समझते हैं। बेसिकली हियरकी वाज एम्फेसाइज्ड बाय ऑल द क्लासिकल थिंकर लाइक बेबर, फेयल, गुलिक, उर्विक, मुन्ने एंड रिले एज एन important principle of administration. Fayol referred to it as the scalar chain while Mooney and Riley called the scalar process. देखिए बेसिकली हियरकी क्या है, हियरकी को अभी हम अच्छे से समझते हैं और इसको एक एक करके डिफिनीसन देखेंगे। अदर जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने हियरकी को कैसे डिफाइन किया और इसको क्या बोलते हैं। और तो बेसिकली अभी हियरकी क्या है उसको समझते हैं। बेसिकली हियरकी हमारा एक टर्म है जो कि डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक टर्म। देखिए बेसिकली जो है ग्रीक टर्म है। इसका क्या मतलब होता है, जैसे जो हमारे पृष्ठ थे उनका एक रैंक सिस्टम में ऑर्गेनाइज, जैसे पृष्ठ होते हैं ना वो एक रैंक स्ट्रक्चर में हो रहते थे। मतलब कोई एक सीनियर रैंक का होता था, उससे जूनियर ऐसे एक रैंक सिस्टम में ऑर्गेनाइज्ड होते थे ग्रीक में जो पृष्ठ थे। तो बेसिकली वहाँ से हियरकी टर्म लिया गया है। और जो हमारा इसको और स्केलर चेन भी बोलते हैं, स्केलर चेन और कौन बोलते हैं अभी इसको हम देखते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब होता है स्केल, जो कि हमारा लैडर होता है। लैडर कोई सीढ़ी देखे ना, सीढ़ी का एक एक स्टेप होता है ऐसे। तो बेसिकली ये एक हियरिकल एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। तो बेसिकली हियरकी का मतलब ये होता है, ये जो टर्म है रिफर करता है कि कंट्रोल ऑफ सुपेरियर ओवर जूनियर। सो जिसमें हम देखते हैं कि हियरकी क्या होता है, जैसे कोई भी हायर अथॉरिटी हो गया अपने लोअर अथॉरिटी को कंट्रोल कर रहा है, तो बेसिकली वो हियरकी में हो गए। तो द टर्म हियरकी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक टर्म फॉर अ रूलिंग बॉडी ऑफ प्रीस्ट ऑर्गेनाइज्ड इनटू रैंक्स. The word scalar is derived from the scale, which means ladder with several steps, and literally the term hierarchy means the control of higher over the lower. So मैंने अभी जो बताया, and it is one of the core structural principles of classical public administration. It ensures order, discipline, authority flow and accountability in organization. देखिए अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हियरिकल ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे क्या होगा, ये सब चीज़ें फॉलो होंगे। डिसिप्लिन होगा, अथॉरिटी फ्लो होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी एंड सब उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो बेसिकली ये जो हमारे क्लासिकल थिंकर थे वो सब इस हियरकी टर्म को एम्फेसाइज किया था। द कंसेप्ट इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ क्लासिकल थिंकर लाइक हेनरी फेयल, मैक्स वेबर, उर्विक, गुल्विक, ये सब जितने हमारे क्लासिकल थिंकर थे उन्होंने टर्म को एम्फेसाइज किया है। एंड नाउ सी द मीनिंग ऑफ हियरकी। एंड अब देखते हैं कि हियरकी का मतलब क्या होता है। एक मैंने जस्ट ओवरव्यू आइडिया दे दिया कि हियरकी का होता क्या है। अब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एंड मीनिंग ऑफ हियरकी,
लेट्स सी द मीनिंग ऑफ हियरकी. हियरकी refers to a graded structure of authority arranged in ascending and descending order where lower officials are controlled and supervised by higher official. देखिए वही मैं बताया ना, हियरकी में क्या होगा, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक सिस्टम है जिसमें लोग या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, देखिए या तो बढ़ते हुए या तो घटते हुए क्रम में ऑर्गेनाइज्ड होंगे, या तो और उस ऑर्गेनाइज क्रम में क्या होगा, जो कि हायर ऑफिशियल होंगे वो अपने लोअर ऑफिशियल को कंट्रोल करेंगे. अभी हम इसको एक एग्जांपल बेस में देखेंगे तो आप लोग को अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि हायरार्की बेसिकली है क्या. सो नाउ देखिए, इट इज आल्सो कॉल्ड, देखिए अब इसको और क्या कहते हैं, हायरार्की के सिवा इसको क्या क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं स्केलर चेन, जो कि फ्योल ने बताया. एंड मुने एंड रिले ने क्या बोला, इसको स्केलर प्रोसेस बोला. एंड आल्सो इट इज कॉल्ड चेन ऑफ कमांड एंड पिरामिड स्ट्रक्चर. देखिए इतना चीज़ और बोलते हैं, कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि कभी कभी दे देगा एमसीक्यू में हियरार्की को और मतलब सिनोनिम्स टाइप कर दे देगा और क्या कहते हैं. तो देखिए स्केलर चेन फ्योल के द्वारा कहा गया है, स्केलर प्रोसेस मुने एंड रिले के द्वारा कहा गया है, चेन ऑफ कमांड आल्सो कॉल्ड एंड पिरामिड स्ट्रक्चर. सो एंड आल्सो देखिए मुने स्टेटेड दैट हियरार्की इज ए यूनिवर्सल फिनोमिना. देखिए मुने ने बताया कि जो हियरार्की है एक यूनिवर्सल फिनोमिना होता है. कैसे, देखिए जैसे हमारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी हो जाता है, कोई भी, ये हमारा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी देखा जाता है एज वेल एज प्राइवेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी देखा जाता है. जैसे हमारा होता है ना, क्लर्क हो गए, उससे बड़े कोई हो जाएंगे, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो जाएगा, सेक्शन ऑफिसर से बड़े बड़े. आप अभी मैं आपको एग्जांपल दे के दिखाऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा. एंड नाउ सी द डिफिनेशन ऑफ हियरार्की बाय डिफरेंट स्कॉलर्स. सो लेट्स सी लूथर गुलिक, फर्स्ट स्कॉलर लूथर गुलिक. सो इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया है, स्टेटमेंट दिया है रिगार्डिंग हियरार्की को. हियरार्की इज द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी थ्रू विच वर्क इज अरेंज्ड एंड कोऑर्डिनेटेड. देखिए इन्होंने लूथर गुलिक जी ने बताया कि हियरार्की इज द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी थ्रू विच वर्क इज अरेंज एंड कोऑर्डिनेटेड. इन्होंने बताया कि एक अथॉरिटी है जो कि अरेंज स्ट्रक्चर में होता है, जो कि जैसे एक कोई भी हो गया, लोअर लेवल को क्या काम करना है, उसके ऊपर कोई सुपरवाइजर है उसको क्या काम करना है, कोई मिडिल लेवल ऑफिसर है उसका क्या काम है, कोई टॉप लेवल ऑफिसर है उसका क्या काम है. मतलब इसमें एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है अथॉरिटी का, जिसमें कोई भी वर्क है वो अरेंज होता है, कोऑर्डिनेटेड होता है एक दूसरे से. तो बेसिकली एक ये हियरार्की हुआ. एंड लेट्स सी व्हाट मैक्स वेबर से. In bureaucratic theory, hierarchy is a system of super subordination and subordination, where each lower officer is under the control of higher one. देखिए वेबर का क्या है, इन्होंने ब्यूरोक्रेसी पे ज़्यादा इम्फेसाइज किया है, तो उन्होंने बेसिकली ब्यूरोक्रेसी को लेके हियरार्की को बताया है कि हियरार्की एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि सबॉर्डिनेट होगा और एक सुपेरियर होगा और उसको कंट्रोल करेगा, उसको सुपेरियर उसके सबॉर्डिनेट को कंट्रोल करेगा. वही मतलब कि जो हायर ऑफिस के होंगे, हायर ब्यूरोक्रेट होंगे, वो लोअर ब्यूरोक्रेट को कंट्रोल करेंगे. तो बेसिकली ये हायरार्की हुआ. एंड नाउ सी द व्हाट एल डी वाइट से. इट कंसिस्ट ऑफ द यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ द सुपेरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप थ्रू ए नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रीचिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द स्ट्रक्चर. देखिए इन्होंने भी यही बताया कि अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो एक डिफरेंट लेवल ऑफ नंबर से हम गुजरेंगे. देखिए हमारा ये टॉप ऑफिशियल हो जाएगा, टॉप मैनेजमेंट हो जाएगा, उसके बाद कोई एक सबॉर्डिनेट होगा, उसका कोई सबॉर्डिनेट होगा, उसका कोई सबॉर्डिनेट होगा, उसका कोई सबॉर्डिनेट होगा, ऐसे से करते हुए कोई एक लोअर पर्सन होगा बॉटम, और कोई एक टॉप पर्सन होगा. तो इनके बीच एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं सुपेरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप थ्रू ए नंबर ऑफ लेवल्स. देखिए वही बताया ना, इसके बीच में बहुत सारे सबॉर्डिनेट आएंगे, तो थ्रू ए नंबर ऑफ लेवल एक दूसरे से कनेक्ट होंगे. तो बेसिकली ये क्या हुआ, एक हियरार्की हुआ. एंड नाउ सी द फीचर्स ऑफ हियरार्की. देखिए ग्रेडेड अथॉरिटी लेवल्स होगा. ग्रेडेड अथॉरिटी लेवल यही बताया जो कि एक स्टेयर हो गया, उसमें स्टेप्स होते हैं, तो बेसिकली इसको एक ग्रेडेड अथॉरिटी लेवल बोला गया. एंड नेक्स्ट क्लियर सुपेरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप होगा. अब देखिए जहाँ पे हमारा हियरार्की बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वहाँ पे हमारा सुपेरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन होगा, तब जाके हमारा कोई भी टास्क अकम्प्लिश होगा. एंड यूनिटी ऑफ कमांड होगा.
देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्योल के द्वारा बोला गया है यूनिटी ऑफ कमांड। अभी इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ इसका ये मतलब है कि जैसे हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन हियररिकल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब जैसे कि हमारा हियररिकल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट हो गया, और यहाँ पे ये देखिए अलग डिपार्टमेंट है, ये अलग डिपार्टमेंट है, बट ऑर्गेनाइजेशन सेम है, ऑर्गेनाइजेशन सेम है। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो गया कोई, मान लीजिए कोई शॉप बनाने का कोई भी है, या तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप मान लीजिए बुक बना रहा है, कुछ भी पेन बना रहा है, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया। उसमें देखिए ये हमारा हियररिकल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो बेसिकली हियररिकल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होगा तो क्या होगा, स्ट्रक्चर वहाँ का पिरामिडिकल होगा, और वहाँ पे हमारा एक टॉप मैनेजमेंट होगा जो कि हेड होगा, बॉस होगा यहाँ का। उसके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे। तो बेसिकली हम यहाँ एज अ एग्जाम्पल 2 डिपार्टमेंट ले रहे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा एक टॉप मैनेजमेंट हो गया, यहाँ पे कोई हो जाएगा पर्सन, उसके नीचे कोई पर्सन, ऐसे ऐसे होंगे, और इस डिपार्टमेंट में भी कोई पर्सन होंगे, ऐसे लोअर लेवल जाते जाते एक आएगा कि एकदम सबसे लोअर लेवल के जो होंगे एम्प्लॉय वो होंगे। तो जो हमारा इसका कहने का मतलब जो है, हमारा यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि ये मान लीजिए ए इसका सबॉर्डिनेट ए हुआ तो ये बस ऑर्डर अपने एक बॉस से लेगा। सबॉर्डिनेट रिसीव कमांड फ्रॉम वन सुपेरियर। बेसिकली इसी का मतलब यूनिटी ऑफ कमांड का यही मतलब होता है। तो डोंट कंफ्यूज व्हाट इज द मीन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। द यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स ए सबॉर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपेरियर ओनली। एंड नेक्स्ट, डिफाइंड चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए हियर यू कैन सी इजिली once top management want communicate to lower persons, he follow a channel of communication through here. Channel of communication go from top to bottom like this, and from bottom to top like this, through intermediate level, not directly from top to bottom. सो यहाँ पे एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट होगा, बेसिकली इसका यही मतलब है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। एंड अकाउंटेबिलिटी एट ईच लेवल। देखिए अकाउंटेबिलिटी एट ईच लेवल मतलब कि यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय अकाउंटेबल होंगे एक दूसरे के। ये अगर कुछ काम करेगा तो ये अपने सुपेरियर के अकाउंटेबल होगा, ये इसका कुछ काम होगा ये इसके लिए अकाउंटेबल होगा, मतलब कि इसको फीडबैक देगा मैंने क्या किया क्या नहीं किया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अकाउंटेबल एट ईच लेवल। एंड नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ हियरकी इलुस्ट्रेशन। मतलब आप देखिए मैंने इसको एक एग्जांपल बेस समझाया है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लिया है, तो आपको इजी समझ में आएगा। देखिए हमारा कोई भी मतलब हो गया, मान लीजिए हमारा कोई भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो गया, आप हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एग्जांपल ले लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एग्जांपल है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें क्या होगा, एक मिनिस्टर होगा, एक मिनिस्टर होगा, एक क्या होगा, पॉलिटिशियन होगा, ये सबसे हेड होगा, उसके नीचे एक सेक्रेटरी होगा उसका, ये ब्यूरोक्रेट्स होगा। अभी हम जब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें, मिनिस्टर क्या होते हैं, सेक्रेटरी क्या होते हैं, डायरेक्टर क्या होते हैं, सेक्शन ऑफिसर क्या होते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी अब समझाने के लिए आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं जैसे बता रहा हूँ कि कोई भी अगर हमारा डिपार्टमेंट है, कोई भी मिनिस्ट्री है, वहाँ पे हियरकी कैसे रहती है, बेसिकली उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एग्जांपल लिया है, तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है तो वहाँ पे देखिए कैसे हियरकी और चलता है। एक मिनिस्टर होगा, उसका एक सेक्रेटरी होगा, एंड फिर एक डायरेक्टर होगा जो कि एग्जीक्यूशन वाला सारा चीज़ देखेगा। देन उसके नीचे एक सेक्शन ऑफिसर होगा बेसिकली, देन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होगा, एंड देन ऑफिशियल वर्क होंगे, क्लर्क वगैरह होंगे। तो बेसिकली एक हियरकी चल रहा है। देखिए इसमें जो हमारा एक मिनिस्टर होगा, पॉलिटिशियन होगा, और ये सेक्रेटरी और ये डायरेक्टर, ये और बेसिकली ये आईएएस लेवल के होते हैं, सिविल सर्विस के होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होंगे। एंड देन सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, बेसिकली एसएससी सीजीएल के थ्रू जाते हैं। एंड क्लर्क वगैरह तो एसएससी एमटीएस वगैरह के थ्रू। तो बेसिकली एक हियरकी चलता है, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें एक इसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में हमारा हियरकी चलता है। एंड नेक्स्ट,
देखिए अब इसको बोला गया है दिस पिरामिड इंश्योर अथॉरिटी फ्लो डाउनवर्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड। देखिए इसका कहने का मतलब देखिए जो इसमें कहा है कि दिस पिरामिड इंश्योर अथॉरिटी फ्लो डाउनवर्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड। देखिए जो अथॉरिटी है, देखिए ये इसको ऑर्डर देगा, ये इसको ऑर्डर देगा, ये इसको ऐसे ऐसे चलता है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, ये अपवर्ड फ्लो होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए इसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम होगा, इसका ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, इसका ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ऐसे ऐसे करते हुए मिनिस्टर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा, एक अकाउंटेबल होगा पब्लिक को। तो यही इसका बोला गया है कि authority flow downward and responsibility flow upward. And now come to the objective of hierarchy. objective of hierarchy, देखिए हियरकी बेस्ड अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे क्या होगा, मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को मेंटेन करेगा, क्योंकि देखिए एक दूसरे के अकाउंटेबल होगी। अगर कलर क्या है, असिस्टेंट सेक्शन अफसर के अकाउंटेबल होगा, मतलब ये इसको ऑर्डर देगा तो ये करेगा इसके अकॉर्डिंग, तो यही एक डिसिप्लिन मेंटेन होगा ना। ऐसा नहीं होगा कि कलर कुछ भी कर रहा है, अपना मनमानी कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, ये इसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो मेंटेन डिसिप्लिन, इंश्योर कोऑर्डिनेशन, देखिए अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होगा, ये इसको बोलेगा, ये इसको बोलेगा, मतलब ऐसे होता है ना, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन में काम चल रहा है, तो एक हियरकी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। एंड फिक्स अकाउंटेबिलिटी होगी, एक दूसरे के देखिए यहाँ पे अकाउंटेबल होंगे, ये क्या काम कर रहे हैं, असिस्टेंट अफसर के अकाउंटेबल होंगे, असिस्टेंट अफसर सेक्शन अफसर के अकाउंटेबल होगा, एक अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे अच्छे से होगी। एंड प्रिवेंट कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अगर सेक्शन अफसर ने कोई काम बोल दिया बॉस ने तो उसका सबऑर्डिनेट को करना होगा, सबऑर्डिनेट क्या करेगा, अपने लोअर लेवल को बोलेगा, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगा, सबका अपना काम डिफाइंड होगा। एंड अचीव एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, तो देखिए एफिशिएंसी, अब अगर काम सबका डिफाइंड होगा, हर एक लेवल में कन्फ्यूजन नहीं होंगे, हर एक लेवल एक दूसरे को अकाउंटेबल होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी होगा, मतलब वहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट होगा। एंड नाउ सी द एडवांटेज ऑफ हियरकी, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। देखिए ये एडवांटेज है हियरकी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, क्लियर होगा, किसको क्या करना है वो सब क्लियर होंगे। ईच ऑफिशियल नो हुम टू रिपोर्ट, देखिए अभी मैंने बताया ना कि देखिए अगर एग्जांपल देखिए, देखिए इसमें बोला क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, इसमें इसने बोला कि ईच ऑफिशियल क्लियर होगा टू हुम ये रिपोर्ट करेंगे, किसको ये रिपोर्ट करेगा। देखिए हमारा जो कलर का काम होगा वो असिस्टेंट सेक्शन अफसर को अपना रिपोर्ट देगा, असिस्टेंट सेक्शन अफसर सेक्शन अफसर को रिपोर्ट देगा, मतलब ये क्लैरिटी होगा। बेसिकली इसका कहने का मतलब यही है, देखिए ईच ऑफिशियल नोन हुम टू रिपोर्ट, देखिए वही हुआ, कलर अपना असिस्टेंट सेक्शन को बताएगा। देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है डिस्ट्रिक्ट का लेके, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुपरवाइजर्स सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, देखिए डीएम क्या होगा, एसडीएम को सुपरवाइज करेगा, और एसडीएम को पता है कि वो किसको रिपोर्ट करना है, किसको क्या बताना है, वो डीएम को बताएगा। बेसिकली ए हुआ क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड सेकेंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी होगा, हमारा डीएम क्या करेगा, एसडीएम को कंट्रोल करेगा, एसडीएम क्या करेगा, नायब तहसीलदार को कंट्रोल करेगा, लाइक दिस। अथॉरिटी कैन मॉनिटर सबऑर्डिनेट्स, देखिए यही इसका मतलब है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इसमें बेटर होगा अगर हायरार्की बेस्ड है तो। एग्जाम्पल चीफ सेक्रेटरी सुपरवाइजर्स डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज, बेसिकली वही है जैसे हमारा चीफ, अभी ये सब चीफ सेक्रेटरी ये सब आपको मतलब लग रहा होगा कैसे वर्ड है, इसको हम अभी जब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर चलेगा तो उसमें क्लियर कर देंगे। बेसिकली एक हाई लेवल ब्यूरोक्रेट्स हो गया, ये लोअर लेवल ब्यूरोक्रेट्स को सुपरवाइज करेगा, इसका कहने का मतलब यही है। तो इसको मैं एग्जांपल आपको डीएम और एसडीएम से लेके देता हूँ। डीएम क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा, एसडीएम को कंट्रोल करेगा, तो बेसिकली इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अच्छा होगा हियरकी, अगर हियरकी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो बेसिकली इसका यही मतलब है, हायर अथॉरिटी कैन मॉनिटर सबऑर्डिनेट्स। एंड थर्ड वन इज ऑर्डरली कम्युनिकेशन होगा, देखिए फाइल्स मूव थ्रू अ प्रॉपर चैनल, देखिए अगर हम कोई भी, अगर हमें अपना डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट अगर समझ लीजिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई अगर पॉलिसी आया तो उसको अगर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का हेड होगा उसका साइन लेना होगा, तो फाइल पहले क्लर्क से मूव होगा, फिर उसके असिस्टेंट सेक्शन अफसर वगैरह जो होंगे वहाँ से मूव होते होते तब टॉप लेवल जो ऑफिसर होगा उसके पास पहुँचेगा। तो इसीलिए बोला कि जो कम्युनिकेशन होगा वो ऑर्डरली होगा, ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट क्लर्क लेके टॉप लेवल जो होगा हमारा मिनिस्टर उसके पास चला गया कि लीजिए सर ये पॉलिसी है, इस पर साइन करना है, ऐसा नहीं है। उसको एक एक चीज़ें कम्युनिकेशन एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जाएगा। इसका कहने का मतलब यही है, फाइल्स मूव थ्रू प्रॉपर चैनल। एंड फोर्थ इज यूनिटी ऑफ कमांड होगा, देखिए अगर हियरकी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो यूनिटी ऑफ कमांड होगा। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब क्या होगा, सबऑर्डिनेट रिसीव कमांड फ्रॉम वन सुपेरियर ओनली,
प्रिवेंट मल्टीपल अथॉरिटी कन्फ्लिक्ट। देखिए अगर कोई भी हमारा सबॉर्डिनेट है, उसको 2 या 4 लोग कमांड दे रहे हैं कि तुम ये करो, तो क्या होगा, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। तो सबॉर्डिनेट किसका किसका करेगा? अगर मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे 4 बॉस हैं, 4 बॉस जो है, और किसी एक को सारे लोग कमांड दे रहे हैं कि तुम ऐसा करो, तो सब लोग का डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन होगा, टास्क होगा, तो ये सबॉर्डिनेट क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट, और वो काम को अवॉइड कर देगा, किसी एक का भी नहीं सुनेगा। इसलिए यहाँ बोला कि यूनिटी ऑफ कमांड होता है अच्छे से। और नाउ सी द डिसएडवांटेज आर लिमिटेशन ऑफ द हियरकी। अब हियरकी का डिसएडवांटेज एंड लिमिटेशन क्या क्या है उसको देखते हैं। सो देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज ऑफ द हियरकी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इज अ रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म जो अभी मैंने एग्जांपल दिया है, रेड टेपिज्म का मतलब होता है कि एक्सेसिव प्रोसीजरल डिले। अब देखिए कोई भी अगर फाइल साइन कराना है तो उसको क्या होगा, क्लर्क अपने असिस्टेंट सेक्शन अफसर को देगा, असिस्टेंट सेक्शन अफसर सेक्शन अफसर को देगा, लाइकवाइज तब मिनिस्टर के पास पहुंचेगा। ऐसे क्या होगा, बहुत ही डिले हो जाएगा। अगर कोई मान लीजिए काम इंपॉर्टेंट है उस काम को, तो बट मिनिस्टर तक पहुंचते पहुंचते एक डिले हो जाएगा। तो बेसिकली इसी को रेड टेपिज्म बोलते हैं। एंड सेकेंड वन इज अ रिजिडिटी, डिफिकल्ट टू अडॉप्ट द चेंजिंग सिचुएशन। अब देखिए यहाँ पे रिजिडिटी होगा, क्योंकि हर एक चीज़ें हर एक स्टेप पे क्लियर है। अगर कोई भी सिचुएशन लाया गया, अगर कोई भी ऐसा पॉलिसी लाया गया, कोई भी ऐसा एक स्कीम लाया गया, तो इसमें क्या होगा, चेंजेस ये लोग करने में इनको दिक्कत होगी, क्योंकि ये लोग अपने एक क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी में अडॉप्ट हो चुके हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि वो रिजिडिटी होगी, डिफिकल्ट टू अडॉप्ट टू चेंजिंग सिचुएशन। एंड डिले इन डिसीजन मेकिंग। देखिए अब डिसीजन मेकिंग में डिले होगा। अगर देखिए कोई भी काम आया, अगर उसको कलर अपने हिसाब से उसको डील कर ले, ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो बट ये डिसीजन नहीं ले पाएगा। ये क्या करेगा, अपने ऊपर लेवल जो अफसर होगा उसको बताएगा, वो डिसीजन लेगा। और ये क्या डिपेंड होगा, अपने से ऊपर लेवल अफसर पे डिपेंड होगा कि ये डिसीजन लेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे डिले इन डिसीजन मेकिंग होगा, क्योंकि अथॉरिटी यहाँ टॉप लेवल में कंसंट्रेट होता है। अथॉरिटी जो होगा हमारा, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसंट्रेट होगा। तो इसलिए जो हमारा लोअर लेवल ऑफिशियल होंगे वो डिसीजन नहीं लेंगे। इसलिए बेसिकली यहाँ इसका डिसएडवांटेज हुआ हियरकी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में, कि डिले इन डिसीजन मेकिंग, फाइल्स मूव थ्रू मेनी लेवल्स। एंड फोर्थ वन इज सप्रेशन ऑफ इनिशिएटिव। देखिए लोअर ऑफिशियल में हेजिटेट टू इनोवेट। देखिए अब क्या हुआ, इसका बेसिकली कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए कोई भी स्कीम, अगर हमारे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी मिनिस्ट्री जो, वहाँ पे कोई भी इनोवेशन होना चाहिए या डेवलपमेंट का काम अगर किसी लोअर लेवल ऑफिशियल के माइंड में आया, बट वो हेजिटेट होगा कि अपने टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट्स को बताए, क्योंकि उसको लगेगा कि कौन बताए, क्या पता ये सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, और डायरेक्ट वो जा भी नहीं सकता अपने मिनिस्टर के पास जो हाई लेवल ऑफिशियल होगा। तो इसलिए क्या होगा, अगर उसके दिमाग में अगर कोई अच्छा इनिशिएटिव आया तो भी वो नहीं बताएगा किसी को, उसको लगेगा यार डिले होगा। तो इसलिए यहाँ बेसिकली इस पॉइंट का यही मतलब है कि सप्रेशन ऑफ इनिशिएटिव। नाउ कम टू हियरकी इन वेबरियन ब्यूरोक्रेसी। देखिए ब्यूरोक्रेसी जो मैक्स वेबर की थ्योरी है ब्यूरोक्रेसी, अभी उसको हम पढ़ेंगे तो और अच्छा क्लियर होगा। बट अभी के लिए बता दो, जो हियरकी होता है वो वेबर के ब्यूरोक्रेसी में अच्छा सा इसको इम्पेसाइज किया गया है। तो इसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, हियरकी इज इसेंशियल फॉर, देखिए जो हियरकी किस चीज़ के लिए इसेंशियल है, लीगल रेशनल अथॉरिटी के लिए। लीगल रेशनल अथॉरिटी मतलब जो रूल बेस्ड होता है, जहाँ पे एक क्लियर रूल होता है, रेगुलेशन होता है, उसके लिए हियरकी जरूरी है। एंड रूल बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन में हियरकी क्या है, एक इसेंशियल है। एंड इम्पर्सनलिटी के लिए ये भी जरूरी है। अगर हियरकी बेस्ड है तो वहाँ पे इम्पर्सनलिटी आएगा, स्पेशलाइजेशन होगा। हियरकी इज ए पिलर ऑफ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। देखिए जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे हियरकी उसका एक बेस्ट पिलर माना गया है, क्योंकि अगर हियरकी बेस्ड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे हियरकी जरूर होगा, क्योंकि वहाँ पे एक लोअर लेवल होगा, एक अपर लेवल ऑफिशियल होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, इस स्ट्रक्चर में हियरकी एक इसका एक स्ट्रॉन्ग पिलर माना गया है। एंड नाउ सी द हियरकी वर्सेस स्पैन ऑफ कंट्रोल। देखिए अभी कंफ्यूज मत होइए, वर्ड कभी कभी सिमिलर लगते हैं बट कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि हियरकी क्या है, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है। तो देखिए हियरकी तो हमारा हो गया एक, देखिए हियरकी क्या है, हमारा वर्टिकल लेवल ऑफ अथॉरिटी हो गया। देखिए हमारा हियरकी क्या होगा कि टॉप टू बॉटम या बॉटम टू अप होगा। तो ये क्या होगा, एक वर्टिकल लेवल क्रिएट करेगा। एंड वेयर एज स्पैन ऑफ कंट्रोल, अभी इसको हम अलग से इसका एक वीडियो लेक्चर लेंगे इस पर, बट अभी के लिए समझिए स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अंडर वन सुपेरियर।
देखिए क्या होता है कि अगर देखिए हमारा ये डिफरेंट डिफरेंट सबॉर्डिनेट हो गए और यहाँ पे हमारा सुपेरियर हो गया, तो इसके बोलते हैं कि हमारा देखिए कितने नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट वन सुपेरियर कैन सुपरवाइज, तो उसको बोलती बेसिकली बोलते हैं कि इसका स्पैम ऑफ कंट्रोल है ये। देखिए यहाँ पे हमारा एक सुपरवाइजर 4 सबॉर्डिनेट को सुपरवाइज कर रहा है, तो इसका स्पैम ऑफ कंट्रोल 4 हुआ। तो बेसिकली इस स्पैम ऑफ कंट्रोल का यही मतलब होता है। एंड टॉल स्ट्रक्चर मेनी हियरिकल लेवल होगा। अगर टॉल स्ट्रक्चर होगा तो मेनी हियरिकल लेवल होगा, तो वहाँ पे एक दो हियरिकल लेवल हो गया। अगर इस फिर इसको बोलता है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो टॉल है। एंड अगर फ्लैट स्ट्रक्चर होगा तो फ्यूअर लेवल होगा। अगर फ्लैट स्ट्रक्चर मतलब कि ऐसे होगा, फिर वहाँ उसको स्पैम ऑफ कंट्रोल वाले में डिवाइड करते जाते हैं, तो वहाँ पे फ्यूअर लेवल होगा। एंड मॉडर्न आईटी सिस्टम इंकरेजेस फ्लैटर स्ट्रक्चर। आईटी स्ट्रक्चर वगैरह में क्या होगा कि एक बॉस होगा, वो बहुत लोगों को कंट्रोल करेगा, तो फ्लैटर स्ट्रक्चर हो गया ऑर्गेनाइजेशन। एंड नाउ सी द हियरकी इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली ये सब आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, ताकि एक हियरकी क्या है उसको आप एक जीरो लेवल से समझ जाएं, किसी को बता पाएँ अच्छे से, एक्सप्लेन कर पाएँ एग्जाम्पल दे के। आप अगर बुक में जाएंगे तो इतना सब नहीं दिया है। देखिए इंडियन ब्यूरोक्रेसी स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हियरिकल प्रिंसिपल। हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी सिस्टम चलता है वहाँ पे हियरिकल सिस्टम बहुत ही अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है। अब आइए आपको बताते हैं एग्जाम्पल। अभी मैंने बेसिकली कैबिनेट मिनिस्ट्रीज का एग्जाम्पल दे दिया, वही है। इसको अच्छे से हम देखते हैं। देखिए हमारा कैबिनेट हो गया, ये सब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे से हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और बहुत ही मज़ा आएगा, एग्जाम्पल के साथ पढ़ाएंगे। तो बस बने रहिए आप लोग हमारे साथ। तो कैबिनेट क्या हो गया, कैबिनेट होगा, फिर उसमें कैबिनेट का क्या होगा, अलग अलग कैबिनेट होते हैं। देखिए बेसिकली मैं आपको बताता हूँ क्या है हमारे। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है हमारा, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, वहाँ पे हम बेसिकली ये हमारा एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, फिर उसके अंडरगट सारे मिनिस्ट्रीज आते हैं हमारा। तो बेसिकली जो मिनिस्ट्रीज हमारे हो उसमें क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, एंड डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। डिप्टी मिनिस्टर होते हैं, बेसिकली ये 3 कैटेगरीज के मिनिस्टर होते हैं। तो सबसे जो टॉप लेवल के मिनिस्ट्रीज होते हैं उसको ये बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। तो अभी बेसिकली हम एक आइडिया ओरिएंट कर रहे हैं क्या होता है। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है बेसिकली एक, ये भी मिनिस्ट्रीज होते हैं बट टॉप लेवल वाले होते हैं। फिर एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होते हैं, फिर उसके बाद डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। तो बेसिकली ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंतर्गत आते हैं। सो आप लोग कभी कभी न्यूज़ में सुने होंगे कि कैबिनेट मीटिंग है, पीएम का कैबिनेट मीटिंग है, सीएम का कैबिनेट मीटिंग है, ऐसे होता है। तो उसमें कैबिनेट मीटिंग में क्या होता है, जो टॉप लेवल के मिनिस्ट्रीज होते हैं उनके मिनिस्टर्स वहाँ उस मीटिंग में अवेलेबल होते हैं। तो बेसिकली कैबिनेट एक वहाँ पे ऑफिस हो गया, वहाँ पे सारे मिनिस्टर लोग जो कैबिनेट रैंक के रहेंगे वो अपना मीटिंग करेंगे। इंपॉर्टेंट जो भी स्कीम्स होगा, जो भी रेगुलेशंस होंगे, कुछ भी चेंजेस है उसके लिए यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा। तो बेसिकली एक एक हियरकी लेवल चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके बेस में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो देखिए हमारा कैबिनेट हो गया, मिनिस्टर होंगे, फिर उनके मिनिस्टर के सेक्रेटरीज होंगे, एंड डायरेक्टर्स होंगे, एंड फील्ड ऑफिसर्स होंगे। एक लेवल हायरकी चला है बेसिकली। एक आप ऐसे जो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वाला एग्जांपल लिया था, बेसिकली उसको देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो गया, ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो उसमें क्या होगा, एक मिनिस्टर होगा, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ होगा, एंड एक होगा सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर होगा, एक सेक्रेटरी होगा जो कि ब्यूरोक्रेट होगा, फिर एक डायरेक्टर होंगे, एंड देन फील्ड ऑफिसर होगा। तो ऐसे से एक हमारा हियरकी चलता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में। एंड नाउ सी हाउ यूर रिफॉर्म्स लाइक। देखिए अब कुछ ऐसे रिफॉर्म्स हुए जिनमें ये हियरकी रिड्यूस हुआ, कम हुआ। बेसिकली फुल्ली तो नहीं कह सकते चला गया, बट है, बट बहुत सी चीज़ें कम हो गए। जैसे ई गवर्नेंस आने के बाद हुआ, ई गवर्नेंस आने के बाद क्या हुआ कि आईसीटी का उपयोग हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बेस्ड सब हो गए, डिजिटल हो गए, तो हमारा हियरकी कम हुआ। एंड मिशन मोड प्रोजेक्ट जो हमारे एमएमपीज आए, उससे क्या हुआ, ये भी हियरकी कम हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, क्या हुआ, जो कि अथॉरिटी जो टॉप लेवल था उसको लोअर लेवल पे भी ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये डिसीजन वगैरह अब यहीं लिए जाएंगे, ना कि अब ये वेट करेंगे कि हमारा हायर अथॉरिटी क्या बोला है। तो बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन यही होता है। एंड हैव रिड्यूज एक्सेसिव रिजिडिटी, और जो हमारा एक्सेसिव रिजिडिटी था उसको रिड्यूज कर दिया है। अब एक फ्लेक्सिबल बन रहा है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। अब नए नए चीज़ लाए जा रहे हैं, इनोवेशन किए जा रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम लाए जा रहे हैं, तो रिजिडिटी को क्या हुआ, रिड्यूज कर दिए।
अब देखते हैं क्रिटिसिज्म क्या क्या हुआ, कि हियरकी जो था वो कैसे कैसे क्रिटिसाइज किया गया, एंड क्रिटिसाइज बाय हर्बर्ट साइमन इन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। देखिए अभी अभी हम लोग क्लासिकल थिंकर चल रहे हैं, क्लासिकल थिंकर के जो सारे प्रिंसिपल है उसको चल रहे हैं, उसके बाद हम चलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर जो कि हर्बर्ट साइमन ने दिया, कि उसमें उस बेस पे हमारा हियरकी क्रिटिसाइज किया गया। तो देखते हैं क्या हर्बर्ट साइमन ने क्या क्या क्रिटिसाइज किया। हियरकी क्रिएट कम्युनिकेशन डिस्टॉर्शन। देखिए अब इन्होंने बताया कि कम्युनिकेशन डिस्टॉर्शन क्रिएट कर सकता है। हमारा लोअर लेवल है वो अपने अपर लेवल को कुछ बताएगा, उसका अपर लेवल उसके अपर लेवल को कुछ बताएगा। ऐसा हो सकता है ना कि जो जो ये बोला एग्जैक्ट यही कम्युनिकेट करे। कुछ तो अपना बैसनेस होगा, या तो कुछ कुछ भी कह सकते हो कि कम्युनिकेशन गैप हो गया, कम्युनिकेशन गैप भी क्रिएट हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ यही मतलब होगा कि क्रिएट डिस्टॉर्शन ऑफ कम्युनिकेशन, और इनकरेज ब्यूरोक्रेटिक डिले। और जो देखिए अब जो हमारा हियरकी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक डिलो को इनकरेज करेगा। अब जाहिर सी बात है हियरकी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे जो भी चीज़ें होगा एक ऑर्डर में होगा, एक मैनर में होगा, तो डिले होगा। एंड प्रिंसिपल में कंट्राडिक्ट एफिशिएंसी। और इससे क्या होगा, अगर हियरकी प्रिंसिपल है, अगर हियरकी प्रिंसिपल अगर ऑर्गेनाइजेशन में है तो वहाँ पे क्या होगा कि एफिशिएंसी कम होगी। अगर देखिए अगर अथॉरिटी अगर लोअर लेवल में होते तो कोई भी अगर चीज़ आएगा ये यहीं पे किल हो जाएगा केस। तो क्या होगा, इससे ये लोग ज़्यादा केसेस या कुछ भी ज़्यादा स्कीम्स या ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकेंगे। बट ये अगर अपने हायर लेवल अथॉरिटी पे डिपेंड होंगे तो क्या होगा, एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाएगी। Behavioral scholar argue organizations is not just a formal hierarchy but also informal network। देखिए जो बिहेवियरल स्कॉलर्स थे उन्होंने बताया कि जो भी हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे ओनली फॉर्मल हियरकी नहीं होता है, वहाँ पे इनफॉर्मल नेटवर्क्स भी होते हैं। अब अगर आप अपने आसपास कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे देखिए, एक तो रूल होता है, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का, बट उसके बाद भी लोग एक दूसरे से इन पर्सनल बेस पे मिलते जुलते रहते हैं, एक दूसरे का हेल्प करते रहते हैं, एक दूसरे का अपना काम करते रहते हैं। एक मतलब कि बियॉन्ड द फॉर्मल स्ट्रक्चर के बियॉन्ड काम करते हैं, तो बेसिकली इसको इनफॉर्मल नेटवर्क बोलते हैं। तो बिहेवियरल स्कॉलर जो थे, बिहेवियरलिस्ट स्कॉलर, बेसिकली उन्होंने यही बताया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट जस्ट अ फॉर्मल हियरकी बट आल्सो इनफॉर्मल नेटवर्क भी होता है। एंड नाउ सी द मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑफ हियरकी। मॉडर्न गवर्नेंस इम्फेसाइजेस। देखिए अब जो मॉडर्न गवर्नेंस है वो क्या क्या चीज़ को इम्फेसाइज किया। नेटवर्क गवर्नेंस होना चाहिए, मतलब नेटवर्क गवर्नेंस मतलब एक दूसरे से कोलेबोरेशन ज़्यादा होना चाहिए। एंड टीम बेस्ड मैनेजमेंट होना चाहिए, मतलब एक टीम होना चाहिए, ना कि सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशन होना चाहिए, एक दूसरे से डरे लोग, एक दूसरे से बोलने में डरे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टीम बेस्ड होना चाहिए, कोई भी किसी से डिसीजन ले सकता है, डिसीजन कर सकता है, डिस्कशन कर सकता है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। एंड पार्टिसिपेटिव एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, मतलब लोग मतलब मोटिवेट हो, पार्टिसिपेट करें अच्छे से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में। एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ये सब देखिए जो हमारा ई गवर्नेंस आया, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस आया, ये सब होने चाहिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ताकि एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी ऑर्गेनाइजेशन में आए। एंड देखिए इंपॉर्टेंट क्वेट्स है, हियरकी स्टिल एग्जिस्ट बट बट इज मोर फ्लेक्सिबल। देखिए अभी भी देखिए ऑर्गेनाइजेशन अभी भी हमारा सेम चल रहा है। कोई भी मिनिस्ट्रीज देख लिए, वहाँ पे मिनिस्टर होगा, सेक्रेटरीज है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, क्लर्क है। देखिए लेवल तो सब वही है, बट क्या हुआ अब डिजिटल इंडिया होने से क्या हुआ, डिजिटलाइज हो गई हमारी मिनिस्ट्रीज। अब कोई भी अगर हम स्कीम्स कर रहे हैं तो वो हम डिजिटल बेस्ड देख रहे हैं, वो हमारा सीधा कम्युनिकेशन फीडबैक वगैरह डायरेक्ट मिनिस्टर के पास पहुंच जा रहा है। मतलब एक चीज़ें कह सकते हो कि हियरकी तो अभी है बट फ्लेक्सिबल मैनर में हो गया, डिले नहीं रह गया। एंड नाउ सी द प्रिंसिपल ऑफ हियरकी। क्या क्या प्रिंसिपल्स है हियरकी के। बेसिकली अगर हमारा पिरामिडिकल टाइप ऑर्गेनाइजेशन है तो बेसिकली यहाँ पे हियरकी रहेगा, तो उसके क्या प्रिंसिपल है, 3 प्रिंसिपल आर फॉलोड टू ऑर्गेनाइजेशन। देखिए 3 प्रिंसिपल्स फॉलो टू ऑर्गेनाइज फंक्शनल यूनिट इन ए पिरामिडिकल फॉर्म। देखिए अगर पिरामिडिकल फॉर्म है तो वहाँ पे बेसिकली 3 प्रिंसिपल होंगे जो कि एक यूनिट को फंक्शनल के लिए रिक्वायरमेंट होंगे। सो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ थ्रू प्रॉपर चैनल। देखिए जो अगर हमारा पिरामिडिकल टाइप ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन होगा एक प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होगा। देखिए इसमें क्या होगा कि ए क्या करेगा, कम्युनिकेट बी को करेगा, बी सी को करेगा। ऐसे अगर बॉटम टू अप होगा तो बी सी सी ऐसे ऐसे चलेगा।
तो बेसिकली इसका कहने का मतलब ये थ्रू प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। एंड सेकेंड वन इज अ प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डेंस। प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डेंस मतलब कि एक क्या होगा, देखिए प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डेंस मीन्स क्या होता है कि दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुड बी को इक्वल एंड कोटरमिनस एट ऑल लेवल्स एंड इट बिलीव दैट अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डेंजरस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी इज मीनिंगलेस। बेसिकली इसका कहने का मतलब है कि अगर देखिए अथॉरिटी अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डेंजरस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी इज मीनिंगलेस हो जाएगा। अगर देखिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर किसी के पास अथॉरिटी है, अथॉरिटी मतलब उसके पास पावर है, तो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, नहीं तो वो दिक्कत करेगा। क्या होगा कि फिर अपने पावर का मिसयूज करेगा। और वहीं बताया गया अगर हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वहीं बोला गया अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी जा रही है तो साथ साथ में हमें अथॉरिटी भी दी जानी चाहिए उस कार्य को करने के लिए, नहीं तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई मतलब नहीं होगा। एंड नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए यूनिटी ऑफ कमांड वही मतलब हुआ कि कोई भी सबॉर्डिनेट होगा एक ही सुपेरियर अपने बॉस से, वो अपना क्या करेगा, ऑर्डर फॉलो करेगा। एंड देखो अब इसको मैंने इल्यूस्ट्रेट किया है कि डायग्राम में, जिसको प्रिंसिपल ऑफ हियरार्की बोलते हैं। देखिए हमारा क्या हुआ, ये हमारा बॉस हुआ, टॉप मैनेजमेंट हो गया, टॉप मैनेजमेंट हो गया, बेसिकली इसको टॉप मैनेजर बोलते हैं। और ये देखिए बेसिकली ये डिपार्टमेंट हो गए, डिपार्टमेंट वन और ये डिपार्टमेंट टू। बेसिकली ये मान लीजिए मैं कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो कोई भी मान लीजिए एक पेन है, पेन पेन को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, पेन का मैन्युफैक्चरिंग है कंपनी है। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, और ये हो गया मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, ये बेसिकली मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया। तो देखिए इसमें हमारा टॉप मैनेजर होगा, अब उसके अंतर्गत ही सारे डिपार्टमेंट आएंगे। एक ऐसा बॉस होगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये देखिए इसका इससे जूनियर पोस्ट पे बी है, सी है, डी है, ई, एफ एंड जी हमारा क्या होगा, एकदम शॉप फ्लोर मैनेजमेंट होगा। इसको बेसिकली शॉप फ्लोर वर्कर बोलते हैं, शॉप फ्लोर वर्कर बोलते हैं। प्राइवेट मैनेजमेंट के में इसको शॉप फ्लोर वर्कर बोलते हैं। अगर वहीं हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लिए होते तो बेसिकली एक क्या होता, क्लर्क होता, क्लर्क। सेम वे ये भी वही हुआ, क्योंकि डिपार्टमेंट अलग है बट पोजीशन तो सेम ही होगा, इसको भी हम शॉप फ्लोर वर्कर ही बोलेंगे, शॉप फ्लोर वर्कर इधर क्लर्क। ठीक, अब इसमें देखिए जो ये तीनों प्रिंसिपल्स हैं, ए प्रिंसिपल थ्रू प्रॉपर चैनल। तो प्रॉपर चैनल क्या होगा, अगर ए को कोई चीज़ पास करना है, कोई भी कम्युनिकेट करना है, कुछ चीज़ें बतानी है, तो बताएगा बी को। तो वो चीज़ बी का मान लीजिए कोई भी कार्य काम करवाना हो, टास्क देना हो, तो ए क्या करेगा, बी को देगा, बी सी को देगा, सी डी को देगा, डी ई को देगा, लाइक वाइज। इसी प्रकार से इसमें भी होगा, इस डिपार्टमेंट में भी होगा, एल, ए टू एल, एल टू एम, एम टू एन, लाइक वाइज। तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल प्रिंसिपल थ्रू प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल थ्रू प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। और प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डेंस इसका यही बोलते हैं कि देखिए इन ईच लेवल को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और एक इनके पास एक अथॉरिटी भी है काम करने की। दोनों साथ साथ में चलना चाहिए, को इक्वल होना चाहिए, कोटोनिमस, ताकि अच्छे से काम हो सके। क्योंकि अगर इसको मान लीजिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, तो अगर इसको अथॉरिटी भी दी जानी चाहिए कि इसका जो भी ये कमांड पास करेगा सी को करना ही पड़ेगा। ये अथॉरिटी दी गई है इसको बी को, ताकि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो पूरा करवा सके। इसी को बेसिकली बोला गया है कि प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डेंस। एंड नाउ थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होगा, देखिए ये हमारा जो बी है, ये बेसिकली एक सबॉर्डिनेट हुआ ए का, तो बी क्या करेगा, ओनली ए से ऑर्डर लेगा, ना कि ये इन्हें किसी चैनल में से लेगा, बस ओनली ये ए से लेगा। बेसिक इसी को बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। और एल क्या लेगा, एल ओनली ए से लेगा, ना कि बी से लेगा। तो बेसिकली ये हुआ हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। एंड नाउ सी द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक
इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट समझिए, एमसीक्यू वगैरह एक दो इससे आ ही जाएंगे। फ्योल्स गैंग प्लैंक, देखिए बेसिकली हेनरी फ्योल हेनरी फ्योल जी ने अपना एक गैंग प्लैंक नियम दिया, रूल दिया जिसको बोल सकते हैं। देखिए अभी मैंने जो इसको पढ़ाया, आप इस चीज को ध्यान से देखिए। इस डायग्राम में आप देखिए क्या हुआ कि ए कम्युनिकेट करेगा बी, बी कम्युनिकेट सी, लाइक वाइज। और अगर बॉटम टू अप, बॉटम से अप में जाना होगा तो जी करेगा एफ को, एफ करेगा ई को, ऐसे ऐसे करेगा। तो इसमें क्या हुआ, डिले होगा। अगर तो देखिए अगर यही हुआ, और अगर मान लीजिए कोई भी स्कीम या इनोवेशन या कुछ भी डिसीजन लेना हो जी को, तो क्या करेगा वो एफ पे डिपेंड होगा। अब एफ क्या होगा, ई पे डिपेंड होगा, ई क्या होगा, डी पे, लाइक वाइज ए पे, सब लोग ए पे डिपेंड होंगे। तो इससे क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिले हो गया। कोई भी प्रोडक्शन में भी डिले हो जाएगा। मान लीजिए कुछ खराबी आ गई, कुछ चीज़ें हो गई, कुछ रिक्वायरमेंट हो गया जी को, तो वेट करेगा, तब जाके ए ऑथराइज करेगा, तब जाके इसको डिसीजन मिल पाएगा, तब एक काम को आगे बढ़ाएगा। लाइक वाइज तो इसमें क्या हुआ, डिले हो गया। तो इस डिले को कम करने के लिए एक हेनरी फ्योल जी ने गैंग प्लैंक का नियम दिया। तो बेसिकली इसको और अच्छे से आपको मैं एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ ताकि कंसेप्चुअल क्लियरिटी आ जाए। मान लीजिए अगर हमें ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन मान लीजिए कोई भी शॉप का साइज उनको बना रहे हैं छोटा, तो ये बोल रहे हैं कि मार्केट डिपार्टमेंट इसको कैसे कितना छोटा बनाए, या तो इसको कितना बड़ा बड़ा बनाए कि कैसे मतलब अच्छा हो सकेगा। तो ये चीज़ें बेसिकली मार्केटिंग से डिपेंड है। तो देखिए अगर हमारा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के वर्कर को कुछ मान लीजिए रिक्वायरमेंट लेना हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना हो इस एम्प्लॉय से, ओ से, या तो पी से लेना हो, या तो क्यू से लेना हो, तो कैसे लेंगे, वो डायरेक्ट इससे नहीं ले पाएंगे। वो डायरेक्ट जाएंगे एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जाएंगे, एफ ई ए, फिर एक ए ऑर्डर देगा, एल को एल एम एन ऐसे देगा, फिर ओ को पास जाएगा वो इन्फॉर्मेशन, फिर वो इन्फॉर्मेशन फिर ऐसे पास होगा। तो क्या होगा, बहुत डिले होगा। तो इस डिले को स्पीड अप करने के लिए हमारे हेनरी फ्योल जी ने एक नियम मतलब एक दिए, बेसिकली उसको बोल सकते हो प्रिंसिपल दिए, उसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक नियम। गैंग हेनरी फ्योल का गैंग प्लैंक नियम। गैंग प्लैंक नियम बेसिकली क्या है, सेम लेवल का इंप्लॉय दूसरे डिपार्टमेंट को सेम लेवल इंप्लॉय से डायरेक्टली बात कर सकता है। बट इसमें भी एक लेकिन है, मतलब इसमें भी एक कंडीशन है कि जो उसका बट वो होगा जो उसका इमीडिएट सुपरवाइजर होगा उसके कंसर्न में होना चाहिए, वो एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए आपको एग्जांपल बहुत अच्छा देता हूं। देखिए अगर हमें ई को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ई एम्प्लॉय को मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ओ एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करना है, तो ये डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है एज पर हेनरी फ्योल्स गैंग प्लैंक नियम, बट इन द कंकरेंट ऑफ एन एंड डी। अगर डी बोलेगा हाँ आप कर लो, और ओ का जो सुपरवाइजर एन होगा ए भी रेडी होगा, और इधर से डी रेडी होगा, मतलब एक दूसरे के जो इमीडिएट सुपरवाइजर होंगे वो इस बात को मतलब अलाउ करे, तो ये डायरेक्ट कर सकता है और यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके वो चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकता है। तो इससे क्या हुआ, देखिए ये हमारा जो इतनी लेवल्स है यहाँ से यहाँ तक का लेवल ये रिड्यूस हो गया और डायरेक्ट इस दो लेवल में काम हो गया। सो बेसिकली इसी को बोलते हैं हेनरी फ्योल का गैंग प्लैंक नियम। आइए अब इसको थोड़ा टर्मिनोलॉजी में देखते हैं कि कैसे इसको राइट कर सकते हैं। सो हेनरी फ्योल्स गैंग प्लैंक नियम, टू स्पीड अप द फ्लो ऑफ बिजनेस एंड अवॉइड डिले इन डिस्पोजल ऑफ केसेस, हेनरी फ्योल सजेस्टेड एन अल्टरनेटिव रूट कॉल्ड गैंग प्लैंक। देखिए बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया कि अल्टरनेटिव रूट होगा जिसको गैंग प्लैंक बोलते हैं, जो कि सेम लेवल का एम्प्लॉय सेम लेवल के एम्प्लॉय के अदर डिपार्टमेंट से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है, और जब उसके इमीडिएट सुपरवाइजर एग्री हो। देखिए ए है बेसिकली, ई अगर ओ को ओ से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है, बेसिकली यही है गैंग प्लैंक का नियम। देखिए अब इसको क्या बोले, अब देखिए अभी तक हमारा क्या था, वर्टिकल कम्युनिकेशन था, ऐसे ऐसे कम्युनिकेशन हो रहा था, या तो ऐसे ऐसे या तो ऐसे वर्टिकल, इसको एक वर्टिकल कम्युनिकेशन बोलते हैं। बट आफ्टर गैंग प्लैंक नियम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हुआ, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन स्टेबलाइज हुआ। तो बेसिकली इसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन सिस्टम भी बोलते हैं। इस सबको याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है दूसरे नाम से पूछ लेगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा।
देखिए ये सब चीज़ें हुआ बेसिकली, इसको लेके हमारे लिंडल उर्विक जी ने एक स्टेटमेंट दिया है। आइए बताते हैं वो स्टेटमेंट क्या है। लिंडल उर्विक ऑब्जर्व्स एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव इट्स स्केलर चेन जस्ट एज एवरी हाउस मस्ट हैव इट्स ड्रेन, बट इट इज नेसेसरी टू यूज दिस चैनल frequently as the sole means of communication, as it is necessary to pass one time in the drain. Due to inherent defects in the hierarchical organization, the modern administrative thinker like Chris Argyris have suggested the matrix organization, also known as fan-like organization. आप देखिए, लिंडल लिंडल उरुरिक जी ने बताया कि एक एवरी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्केलर चेन होगा, स्केलर चेन प्रोसेस होगा। जैसे कि एवरी हाउस में एक ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, वहाँ से ही ड्रेन होगा सारा चीज़ें। तो इसमें भी इन्होंने बताया कि एक स्केलर चेन होगा, जो भी चीज़ें कम्युनिकेशन होगा उसी के थ्रू होगा। बट अब देखिए, अब इसके लिए हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बताया क्रिस एरग्रिस जी ने। क्रिस एरग्रिस एरग्रिस जी ने एक ऑर्गेनाइजेशन बताया कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, ये हमारा पहले तो देखिए, एक ए ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यहाँ पे ए हमारा एम्प्लॉय हो गया, ए एम्प्लॉय सारे एम्प्लॉय हो गए, इसमें से कोई टॉप मैनेजमेंट हो गया, तो सब लोग एक दूसरे से फ्रीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। जिसको जिससे जरूरत पड़े उससे कम्युनिकेट कर सकता है। इसी को बोलते हैं बेसिकली मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो क्रिस एरग्रिस जी ने बेसिकली मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को रिकमेंड किया। इसको बेसिकली फैन लाइक ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, फैन लाइक ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के आने से क्या फायदा होगा कि जो रिजिड सुपेरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन होगा वो खत्म होगा। कि मतलब एक जो होता है ना कि सुपेरियर अपने सबॉर्डिनेट को देगा, सबॉर्डिनेट उसको, सबॉर्डिनेट ऐसे से जो रिलेशन क्रिएट होता है ये खत्म हो जाएगा। जिससे काम पड़ेगा उससे अप्रोच करेगा और चीज़ें ईजिली हो जाएंगे। देखिए, अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको मे बी एमसीक्यू में आ सकता है, तो याद रखिएगा। जो हमारे जॉन एम पिफिनर एंड देखिए, जो हमारे जॉन एम पिफिनर एंड रॉबर्ट वी प्रेस्टुअस हैव स्टडीड द इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन द हियरार्किकल पिरामिड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जो हमारा हियरार्किकल पिरामिड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें इन्होंने जॉन एम पिफिनर एंड रॉबर्ट वी प्रेस्टुअस ने, जो कि कंप्यूटर का बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्टडीज किया, इसके क्या क्या इम्पैक्ट है उस ऑर्गेनाइजेशन में, इन्होंने स्टडीज किया। बेसिकली उसको याद रख लीजिए, मे बी एमसीक्यूज में आ जाए। सो अभी के लिए हमारा हियरार्की ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ेंगे अच्छे से। सो अभी के लिए थैंक यू।